अगले दिन हाईवे पर लोगों की एक भीड़ लगी हुई है। लोग एक लाश को घेरकर खड़े हैं। क्रांति मिश्रा जो शहर से लौट रहे थे, जब इस दृश्य को देखते हैं तो अपनी गाड़ी रोक देते हैं और लाश के पास पहुंचते हैं। लाश को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। लाश नागमणि की है, जिसके चेहरे को गोदा गया है और गला रेत दिया गया है। थोड़ी दूर पर उनकी गाड़ी खड़ी है, जिसमें उनके ड्राइवर की भी लाश पड़ी है। क्रांति मिश्रा तुरंत भीड़ से हटकर नकवी को फोन लगाते हैं। नकवी को सूचित किया जाता है कि नागमणि और उनके ड्राइवर की हत्या हो गई। नकवी का कहना है यह काम पक्का कल्याणी के लड़के सूरजभान ने किया होगा और क्रांति मिश्रा से आग्रह करते हैं कि सूरजभान को जल्दी से उठवाने का इंतजाम किया जाए, बिना किसी को खबर की। क्रांति मिश्रा भी इस बात को मानते हैं। मौके पर पत्रकार दिनेश शर्मा नकवी से पहले पहुंच जाते हैं और फिर जुट जाते हैं मुंह नुचवा की एक और वारदात को छापने की तैयारी में। 5 घंटे के बाद हसन नकवी पुलिस थाने में बोर्ड पर लगी लाशों की तस्वीरों को देखते हुए गंभीर मुद्रा में कहते हैं, इस हत्या के बाद नागमणि और कल्याणी देवी के बीच पावर टसल की थ्योरी गलत साबित हो रही है। क्रांति मिश्रा का जवाब होता है, क्राइम में थ्योरी कभी फेल नहीं होती, बल्कि इसी थ्योरी से ही अपराध और उसके मोटिव का पता चलता है। हसन नकवी कहते हैं, कल्याणी देवी का बेटा सूरजभान हत्या के बाद से फरार है। तभी कविता त्यागी जानकारी देती है कि सूरजभान को पास के शहर जैतपुर में एक मेले में देखा गया है। क्रांति मिश्रा तुरंत नकवी को सूरजभान को दबोचने के लिए रवाना करते हैं। हसन नकवी अपनी टीम के साथ मेले में मुआयना कर रहे हैं। उन्हें खबर मिलती है सूरजभान जलेबी जान का नाच देख रहा है। हसन नकवी अपनी टीम के साथ योजना बनाते हैं कि सब लोग एक साथ अंदर जाएंगे और बिना किसी को भनक लगे सूरजभान को दबोच लिया जाएगा। लेकिन यह काम आसान नहीं था। स्टेज पर डांस हो रहा है, लोग नशे में झूम रहे हैं। सूरजभान भी इस माहौल का पूरा आनंद ले रहा है। अचानक 4-5 पुलिस वाले साधारण कपड़ों में पहुंचते हैं और सूरजभान के मुंह को दबाकर उसके चेहरे को ढककर उसे उठा लेते हैं। बाकी लोग इससे पहले कुछ समझ पाते, पुलिस सूरजभान को लेकर सिंहपुर थाने की ओर रवाना हो जाती है। एक अज्ञात जगह पर सूरजभान से पूछताछ की जा रही है। सूरजभान का चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ है। पूछताछ के दौरान सूरजभान लगातार ये कहता है उसने नागमणि की हत्या नहीं की। पूछताछ करने वाले उसे बताते हैं कि सभी जानते हैं उसने ही नागमणि को मारा है, लेकिन सूरजभान की तहरीर पर कोई स्पष्टता नहीं मिलती। इधर थाने में क्रांति मिश्रा फॉरेंसिक रिपोर्ट की जानकारी लेते हैं। कविता त्यागी बताती है कि लाशों के चेहरे को काटने के लिए इस्तेमाल किया गया ब्लेड सामान्य स्टेशनरी का है। इसके अलावा पीले रंग का बुरादा पीतल का पाउडर है, जो नागमणि की गाड़ी में भी मिला था। कविता बताती है, इस बुरादे के सैंपल हमें रेलवे कॉन्ट्रैक्टर रामेश्वर प्रसाद, पीडब्ल्यूडी ठेकेदार चंद्रिका पांडे और एसडीएम ऑफिस के बाबू जगमोहन के पास से भी मिले। क्रांति मिश्रा की आशंका गहरा जाती है कि जरूर इन चारों मर्डर्स का पीतल के पाउडर से कोई कनेक्शन है और अब उसी कनेक्शन को खोजना ही पुलिस का मकसद है। तभी मिटेगा मुंह नुचवा का ये खूनी खेल। कविता त्यागी कहती है, सर हत्या से पहले नागमणि ने एक बेनामी नंबर पर कॉल किया था, जो अब बंद जा रहा है। क्रांति मिश्रा कहते हैं, इस नंबर को 24 घंटे ट्रैक करवाओ। भी ठाकुर साहब यानी कल्याणी के पति और सूरजभान के पिता थाने में चीखते हुए आते हैं। पुलिस से सूरजभान की गुमशुदगी को लेकर सवाल करते हैं। तंज मारते हुए वो कहते हैं, हत्यारों को पकड़ो, सूरजभान के चक्कर में असली कातिल हाथ से ना निकल जाए। हंगामे को कवर करने दिनेश शर्मा और उनकी सहायक रंजना चौधरी भी वहां पहुंचे हुए हैं। रंजना चौधरी सूरजभान के पिता के बयान के आधार पर दिनेश शर्मा से कहती है, जरूर पुलिस ने ही सूरजभान को गायब किया है। इस सवाल पर क्रांति मिश्रा रंजना चौधरी से गुजारिश करते हैं, इस तरह की कहानी को प्रकाशित न करें। उधर नागमणि देवी के घर पर शोक सभा चल रही है। कविता त्यागी चुपके से हर आने जाने वाले की मोबाइल से तस्वीरें ले रही है। कोशिश हर संदिग्ध हरकत और चेहरे को पढ़ने की है। इस दौरान कविता त्यागी की नजर हवेली के पिछवाड़े में एक भट्टी पर पड़ती है। कविता का सिक्स्थ सेंस एक्टिव हो जाता है और वो सोचती है
जब घर का सारा खाना किचन में बनता है तो बगीचे के पीछे बनी इस भट्टी का क्या मकसद हो सकता है, जबकि वहां मौजूद कोयले और राख का मलबा भी पुराना नहीं लग रहा। नागमणि देवी के घर क्रांति मिश्रा की गाड़ी रुकती है और कविता त्यागी भट्टी वाली बात उनसे शेयर करते हुए कहती है, सर हमें हर हाल में उस भट्टी तक पहुंचना होगा, उसकी राख में जरूर कोई राज छिपा है। मिश्रा, हसन नकवी और कविता त्यागी बगीचे में पहुंचते हैं। वहां पीतल की भट्टी के पास पीले पाउडर के इक्का दुक्का निशान धूप में चमक रहे हैं। हसन नकवी बताते हैं, ये पाउडर वही कण है जो बाकी लाशों के आसपास मिले थे, यानी पीतल के पाउडर के कण। कविता कहती है, पीतल के बुरादे को साफ करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन धूप के कारण सुराग चमक रहे हैं। क्रांति मिश्रा फौरन भट्टी को सील कर इसकी फोरेंसिक जांच के आदेश दे देते हैं। कविता से कहते हैं, शहर के आसपास के इलाकों से सारे पीतल कारोबारियों से तेजी से पूछताछ की जाए, कौन उनसे पीतल के बुरादे को खरीद रहा है। 2 दिन की पड़ताल के बाद फोरेंसिक रिपोर्ट में साफ पता चलता है, इस भट्टी में पीतल को गलाने का काम किया गया और यहां मिले बुरादे के कण बाकी मर्डर से मिले सैंपल से मैच खाते हैं। साथ ही फोरेंसिक रिपोर्ट में यह भी खुलासा होता है, जो भट्टी में कुछ कागजात को नष्ट करने की कोशिश की गई, इस अधजले टुकड़े में किसी व्यापारिक सौदे और लेन देन जैसी बातों का इशारा मिलता है। सारी बर्तनों की दुकान की खाक छानने के बाद एक पुरानी व्यापारी ने कविता को बताया कि एक औरत 3-4 बार उसकी दुकान पर आई, उसके स्टॉक में पड़े सारे पीतल के बुरादे को मुंह मांगी दाम पर ले गई। वो कहता, कबाड़ के इतने अच्छे दाम मिल रहे थे कि उससे बुरादा खरीदने की उसने वजह ही नहीं पूछी। कविता उस व्यापारी को औरत का हुलिया बताने के लिए राजी कर लेती है ताकि उसका स्केच बनवाया जा सके। उधर नागमणि के घर से हुई आखिरी कॉल की लोकेशन नकवी को मिल जाती है, जो शहर के ही कासगंज मोहल्ले की है। नकवी सोच में पड़ जाता है, कासगंज से नागमणि का क्या कनेक्शन हो सकता है। कासगंज मोहल्ले में जन आवास का दफ्तर। कासगंज में पत्रकार दिनेश शर्मा के दफ्तर के बाहर पुलिस की गाड़ी रुकती है तो पत्रकार दिनेश शर्मा बाहर आते हैं और नकवी कहते हैं, शर्मा जी जरा पता लगाइए, इस मोहल्ले में नागमणि देवी का किसके यहां आना जाना है। अपराधी का एक सुराग मिलता है तो धागे की गांठ खुलने लगती है। बर्तन के व्यापारी ने जो स्केच बनवाया, उसकी शक्ल दिनेश शर्मा की असिस्टेंट रंजना चौधरी से मेल खाती है। इधर जनदफ्तर से लौट रहे हसन नकवी को क्रांति मिश्रा फोन करते हैं और कहते हैं, तुरंत कविता के साथ में लेकर रंजना चौधरी को हिरासत में ले लो, बाकी सवाल बाद में। जब कविता त्यागी को लेकर हसन नकवी जन आवास के दफ्तर के भीतर दाखिल होते हैं तो वहां कुर्सी पर दिनेश शर्मा का मुंह ऊंचा हुआ है और किसी ने उनका गला रेता है। खून से लथपथ तड़पते दिनेश शर्मा हाथ से पीछे वाले कमरे की तरफ इशारा करते हैं। नकवी और कविता तौर पड़ते हैं और भाग रही रंजना चौधरी को दबोचने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद थाने में सारे मृतकों के परिजनों को बुलाकर रंजना चौधरी का क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाता है, जिससे पता चलता है कि रंजना ने कैसे कल्याणी और नागमणि देवी की पुरानी दुश्मनी का फायदा उठाया और उन्हीं लोगों को निशाना बनाया जिन्होंने अपने घर में काली कमाई से जमा किया सोना रखा था। दिनेश शर्मा के जरिए वो एक एक को सोना दुगना करने के जाल में फंसाती गई और जैसे जैसे हकीकत पता लगती गई, हत्या को अंजाम देती चली गई और अखबार के जरिए मुंह नुचवा की खबर फैलाती गई। काली कमाई के चक्कर में बाकी लोगों ने पुलिस को सोने को दुगना करने वाली बात छिपा ली थी। यही वजह थी कि रंजना बेखौफ होकर लोगों से सोना लूटती रही और दिनेश शर्मा के जरिए मुंह नुचवा की अफवाह को हवा देती रही। अगर पुलिस समय पर दिनेश शर्मा के दफ्तर पर नहीं पहुंचती तो रंजना चौधरी वहां से निकल चुकी होती और अगले ठिकाने की ओर एक नए अपराध को अंजाम देने की फिराक में होती। ऑडियो पब्लिकेशन RK के साथ